हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को, जो अगस्त महीने की है। इसमें अभी तक हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक के मैगजीन को कवर अप कर लिया है। यह सेक्शन वाइज कंप्लीट की जा रही है, जिसमें इस अगस्त मंथ की मैगजीन के अंतर्गत अभी तक हमने 4 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा 5वां मेजर टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या अगस्त माह में समसाम के घटनाक्रम रहा, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। आज का हमारा पहला टॉपिक आता है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स के बारे में। कि जानते हैं कि यह कोर्स क्या है, इसके संदर्भ में क्या हाल ही में सुर्खियाँ रही, इनके संदर्भ में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं सभा में GBFF का अनुसमर्थन कर इसकी शुरुआत की गई। तो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की स्थापना किसके समर्थन में की गई? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं सभा में इसकी शुरुआत की गई। अब जानते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के बारे में कि यह होता क्या है। यह जो फ्रेमवर्क होता है वह मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में अपनाया गया था। इसे आईची जैव विविधता लक्ष्य की जगह लागू किया गया था और गौरतलब है कि आईची जैव विविधता लक्ष्य की समय सीमा जो है वह 2020 निर्धारित की गई। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता और इसे 2050 तक 4 गोल्स और 2023 तक 23 टारगेट को निर्धारित किया गया। अब आता है कि 2050 तक हासिल की गए 4 व्यापक गोल के बारे में शामिल हैं, उनके बारे में जानते हैं कि यह 4 व्यापक गोल क्या है। पहला गोल आता है मानवजन्य गतिविधियों के चलते प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना है। दूसरा आता है लाभों के न्यायसंगत साझाकरण को सुनिश्चित करना। तीसरा आता है जैव विविधता के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना। और चौथा आता है प्रति वर्ष $700 बिलियन जुटाकर जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण में मौजूदा अंतर को समाप्त करना। इसके अंतर्गत अब हमारा नेक्स्ट आता है कि इस दशक हेतु 2030 तक का तत्काल कार्यवाही के लिए जो 23 कार्यवाही उन्मुख वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनके संदर्भ में जानते हैं। इसके प्रमुख टारगेट है कि 2030 तक 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। दूसरा आता है 2050 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों की प्रसार दर को कम करना। तीसरा आता है वैश्विक स्तर पर खाद्य की बर्बादी को आधी करना। चौथा आता है जैव विविधता के नजरिए से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाले नुकसान को कम कर शून्य तक लाना है। और पांचवा आता है कि हानिकारक सरकारी सब्सिडी में वार्षिक आधार पर $500 बिलियन तक की कटौती करना है। और प्रतिवर्ष क्या होता है, प्रतिवर्ष में हानिकारक प्रतिवर्ष कम से कम 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण की कमी की भरपाई करना है। तो इसके संदर्भ में 2030 तक के लिए 23 कार्यवाही उन्मुख वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब जानते हैं, ये अभी तक हमने जाना कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल में आयोजित हुई थी, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने जाना 2050 तक हासिल किए गए 4 व्यापक गोल के बारे में और 2030 तक जो 23 टारगेट दिए गए हैं उनके बारे में। वैश्विक लक्ष्य जो निर्धारित किए गए इनके अंतर्गत जाना हुआ है। अब जानते हैं GBFF के बारे में कि GBFF के उद्देश्य और उनके इम्पोर्टेंस और उनके गवर्नेंस तथा उसके वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानते हैं। इसके उद्देश्य को सबसे पहले देखते हैं कि GBFF का उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करना है। और इसके गवर्नेंस के संदर्भ में आता है कि यह GBFF की परिषद के सदस्य देशों में प्रतिनिधित्व निम्नलिखित रूप में होगा, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि विकासशील देशों में 16 और विकसित देश में 14 होंगे और मध्य एवं पूर्वी यूरोप या सोवियत संघ देशों में 2 सदस्य होंगे। और GBFF परिषद के निर्णय GEF के मूल दस्तावेजों के अनुसार सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। इसके संदर्भ में अब आता है वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में कि विश्व बैंक को GBFF ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी स्थापना की निम्नलिखित तर्ज की जाएगी। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि पारदर्शिता के लिए क्षमता निर्माण पहल या ट्रस्ट पहल फंड का होना। दूसरा आता है अल्प विकसित देश निधि। तीसरा आता है विशेष जलवायु परिवर्तन निधि। और चौथा आता है नागोया प्रोटोकॉल कल्याण को कार्यान्वयन कोष इनके अंतर्गत आता है। अब आता है धन या फंड को आवंटित करने के लिए जैव विविधता की रक्षा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 20% धनराशि देशज लोगों स्थानीय समुदाय द्वारा आरंभ की गई पहलों के लिए समर्थन हेतु दी जाएगी। लघु विकासशील द्वीपीय देशों और LDC की सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हें कोष के संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा प्रदान किया जाएगा। GBFF के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत में देखते हैं कि इसमें सरकारें, दान से प्राप्त राशि, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें ये प्रमुख है, इसके वित्त पोषण के स्रोत हैं। आप जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि वित्त पोषण का एक नया स्रोत होना, जिसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता को पहुंचाने वाली क्षति को रोकना है और जैव विविधता का पुनरुद्धार करना है। देशज लोगों की भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता का होना, जिसमें स्थलीय और महासागरीय क्षेत्रों का लगभग 25% भाग देशज लोगों तथा स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। साथ ही इन क्षेत्रों में पृथ्वी की लगभग 80% जैव विविधता भी मौजूद होती है। GBFF में देशज समुदायों के मामले में निम्नलिखित बातों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि प्राचीन काल से ही वनों और जैव विविधता की रक्षा करते आ रहे देशज समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना है, और दूसरा आता है कि वनों और जैव विविधता के संरक्षण में देशज समुदायों की भागीदारी को स्वीकार करना है। अब आता है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप के संदर्भ में देखें कि इसमें 3 प्रत्यक्षता पर्यावरण से और उनके शेष जैव विविधता से संबंधित है। जैसे सतत विकास लक्ष्य के 13 में जलवायु कार्यवाही आता है, और सतत विकास लक्ष्य 14 में जलीय जीवन का संरक्षण, और सतत विकास के लक्ष्य 15 में स्थलीय जीवन के संरक्षण के अंतर्गत इसके प्रमुख जो सतत विकास के लक्ष्य दिए गए हैं ये आते हैं। इसमें ये जो 3 हैं वह प्रत्यक्षता और शेष जैव विविधता से संदर्भित है। यह संयुक्त राष्ट्र के जो विकास लक्ष्य उनके अनुरूप है, जिसमें इसके इम्पोर्टेंस के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में कि यह होता क्या है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, और यह है इसकी स्थापना 1991 में एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय कोष के रूप में की गई थी, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के हितकारी पहलों को साकार करना है तथा इसका उद्देश्य जो होता है वह वित्तीय तंत्र में 4 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने की परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों में लाया जाता है। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें पहला आता है जलवायु परिवर्तन, दूसरा आता है जैव विविधता, तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय जल, और चौथा आता है ओजोन क्षरण। अब इसकी कार्यान्वयन एजेंसी में देखते हैं। इसमें विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आते हैं, और इसमें कुल सदस्य 185 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। इसके अंतर्गत एक प्रमुख पॉइंट है। अब इसको निष्कर्ष के तौर में देखें कि मौजूदा समय में देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सभी देश बहुपक्षीय विकास बैंक, निजी क्षेत्रक दान करने वाले निकाय तत्काल और पर्याप्त मात्रा में GBFF में योगदान करें। इससे GBFF को पूरी तरह से संचालित किया जा सकता है, जिससे मॉन्ट्रियल में आयोजित COP15 के तहत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। इसके संदर्भ में अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक आज का है वह है भारतीय हिमालय क्षेत्र में असंदर्भनीय पर्यटन के बारे में। हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से भारतीय हिमालयी क्षेत्र में विनाशकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ एक व्यवहारिक कार्य योजना को तैयार करने की सिफारिश की हुई है। आप जानते हैं इससे संबंधित तथ्यों में पहला आता है कि यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति में इस बात पर प्रकाश डाला हुआ है कि IHR में पर्यटकों की अत्यधिक गतिविधियों में हो रही अत्यधिक वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन और अवैध निर्माण जैसे कार्यों को बढ़ावा मिला हुआ है। इसमें होम स्टे, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट, होटल, रेस्तरां और अन्य प्रकार के अतिक्रमण भी शामिल होते हैं। अब आता है कि IHR से जुड़े कुछ जोखिम के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला जोखिम आता है भूभौतिकी के संदर्भ में, दूसरा आता है सामाजिक आर्थिक में, और तीसरा आता है बढ़ता पर्यटन। अब भूभौतिकी के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें हिमालयी क्षेत्र में विवर्तकीय रूप से एक सक्रिय क्षेत्र होता है, जहाँ साथ ही यह अधिकांशतः संगठित और अर्धसंगठित पदार्थों से भी बना हुआ है। आप जानते हैं कि ये संगठित और असंगठित पदार्थ कौन कौन से हैं। यह क्षेत्र में अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी जैसी नदियों का घाटियों का होने वाली अधोमुखी कटाव से प्रभावित होता रहा है, और वर्षा, बादल, बर्फ फटने, बर्फ के पिघलने से पहाड़ियों की ढलानों के नीचे मलबे से युक्त तीव्र जल प्रवाह, जल के रिसाव के चलते भू अवतलन, भूमि का धंसना जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसका हालिया उदाहरण उत्तराखंड के जोशीमठ में है। अब आता है सामाजिक आर्थिक संदर्भ में देखें कि इसके जोखिम में कि पहाड़ी ढलानों पर कृषि, चराई, निर्माण कार्य आदि के लिए वनों की कटाई में हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं में वृद्धि हुई है। टिहरी गढ़वाल जिले में टिहरी बांध, जलाशय जैसी अलग अलग मेगा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए जल की प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ है। बढ़ते पर्यटन में देखें कि IHR ने हर साल 10 करोड़ पर्यटक आते हैं, जो 2025 तक यह संख्या 24 करोड़ होने की संभावना है, और इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में संसाधनों का काफी दबाव बढ़ेगा। नीति आयोग के अनुसार पर्यटन उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम जैसे कई राज्यों में GSDP के 10% से भी अधिक योगदान देता है। इसके संदर्भ में
अब आता है कि IHR में होने वाले पर्यटन से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें पहला आता है कि अवशिष्ट सृजन के संदर्भ में। अवशिष्ट सृजन के संदर्भ में देखते हैं कि 2018 में प्रकाशित नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार IHR राज्यों में पर्यटन से प्रतिवर्ष 8.395 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसके अलावा अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, निपटान और पुनर्चक्रण के मामले में असंगठित व्यवस्था में यह समस्या विकराल रूप लेती है, जिससे जल संभर, जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। वन और जैव विविधता के संदर्भ में कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए होटल, सड़क, पुलों आदि का निर्माण करने के लिए कई बार वनों की कटाई की जाती है, जिससे वनावरण का ह्रास होता है और इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की हानि से जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हैं। इसके संदर्भ में है। अब आता है कि इसके और भी अन्य जोखिमों को देखें, जिसमें आता है भूपरिदृश्य के संदर्भ में, जिसमें आता है कि यह पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक बुनियादी ढांचे की जगह नई अवसंरचना के विकास में अनुपयुक्त, बेतरतीब एवं जोखिमपूर्ण निर्माण को बढ़ावा मिला है। दूसरा आता है कि पर्यटन की मौसमी प्रकृति को देखें कि अलग अलग मौसम के दौरान पर्यटन संबंधी गतिविधियों में होने वाले उच्च उतार चढ़ाव के चलते अत्यधिक भीड़, सेवाओं की कीमतों में वृद्धि जैसी कई चुनौतियों को बढ़ावा मिला है। और तीसरा आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत यह व्यापक संख्या में पर्यटकों के आगमन में सांस्कृतिक ताने बाने, सामूहिक बोध को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक मूल्य का ह्रास हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि हम जानते हैं कि जो शिमला में पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, उसकी एक केस स्टडी को जाने। शिमला में पहाड़ दरकने के लिए इसमें जलवायु स्मार्ट संरचना के विकास का अभाव देखा गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एडवोकेट चैम्बर्स और एक नई इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के निर्माण में महत्वपूर्ण झरने और जलीय प्रवाह के मार्गों पर किया गया है। इसके अलावा शिमला के लिए योजना बनाने का कार्य हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधीन नगर और ग्राम योजना विभाग द्वारा किया जाता है। अतः इस कार्य में निर्वाचित स्थानीय सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और यह विभाग लोकतांत्रिक निगरानी के अभाव में काम करता है। इसके अलावा शिमला विकास योजना से किसी भी जलवायु कार्य योजना को शामिल नहीं किया गया और SDP संबंधी मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इसके संदर्भ में प्रमुख केस स्टडी है। अब आते हैं, हम जानते हैं कि संधारणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले स्टार्ट ही हैं। इन पहलों के अंतर्गत पहला आती है कि राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति के अंतर्गत इसका उद्देश्य होता है कि भारतीय पर्यटन क्षेत्र में संधारणीयता के मुद्दे को मुख्य रूप से शामिल करना है और पर्यटन को अधिक लचीला, समावेशी, कार्बन तटस्थ और संसाधन कुशल बनाना होता है। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत इसके अंतर्गत अधीन संचालित अलग अलग परियोजनाओं के तहत संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन के दृष्टिकोण को जोर करना है। यह जोर दिया गया है। स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत इसके जरिए लोग पर्यटन स्थलों पर फैले किसी भी प्रकार की गंदगी की फोटो को खींचकर उसे अपलोड करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख पहले है। अब आता है कि इसमें आगे की राय में देखते हैं कि आगे की राय में क्या होता है कि आगे की राय में एक रणनीति को तैयार करना तथा उसमें निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि योजना और उसके कार्यान्वयन की निगरानी होनी चाहिए, जिससे संधारणीय पर्यटन के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जा सके। नीति और विनिमय का होना, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के प्रभावी रूप में लागू करते हुए अपशिष्ट की मात्रा में लगभग शून्य करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें संस्थान और प्रक्रियाओं में देखें कि यह गंतव्य स्थल और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अंतर विभागीय तालमेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में है। फिर आता है कि वित्त बाजार के संदर्भ में दिया गया प्रौद्योगिकी में और क्षमता निर्माण के संदर्भ में। वित्त बाजार के अंतर्गत ये पर्यावरणीय सेवाओं को हरित उपकर पर लगाया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आता है कि प्रभावी प्लानिंग में अग्रलिखित उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत IHR में पर्यटन संबंधी उपग्रह आधारित डेटा तैयार करना, एक साथ कई खतरों में ग्रस्त क्षेत्रों को पहचान करना और प्रमुख नदी घाटियों में भू आकृति विज्ञान संबंधी मानचित्रण तैयार करना है। क्षमता निर्माण के अंतर्गत सक्रिय मीडिया अभियान और पर्यटन सूचना केंद्रों की सहायता से IHR को लेकर जागरूकता और संवेदनशील बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ही प्रमुख क्षमता निर्माण में कुछ आगे की राय में कुछ सुझाव दिए गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर ट्रेडिंग के बारे में। वाटर ट्रेडिंग के संदर्भ में हाल ही में नीति आयोग के द्वारा औपचारिक अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म का एक नीतिगत दस्तावेज तैयार किया हुआ है। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में कि यह दस्तावेज क्या होता है। और सबसे पहले तो जानते हैं कि वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो जानते हैं वाटर ट्रेडिंग के बारे में कि यह होता क्या है।
फिर समझेंगे मैकेनिज्म के बारे में और इसके प्रमुख आवश्यक घटक के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वाटर ट्रेडिंग। यह जल को सार्वजनिक वस्तु मानने के बजाय इसे एक कमोडिटी या खरीद बिक्री योग्य वस्तु के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसके तहत उपयोगकर्ताओं के मध्य उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जल का व्यापार किया जाता है। मैकेनिज्म के अंतर्गत देखते हैं कि इसके तहत कोई जल कंपनी किसी तीसरे पक्ष में जल को खरीदती है और उसका उपयोगकर्ताओं को बेचती है। वाटर ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के आवश्यक घटक के अंतर्गत आता है कि इसमें पहला आता है कि जल का स्वामित्व होना, इसको लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा आता है जल अधिकार, इसको हस्तांतरित किया जा सकता है। और फिर आता है जल का पुनः उपयोग प्रबंधन संबंधी प्रमाण पत्र, जिसका उपयोग व्यापार योग्य परमिट के रूप में किया जा सकता है। WHR व्यापार प्रणाली के लिए नगरपालिका या आवासीय औद्योगिक कृषि श्रमिकों के सहित सभी क्षेत्रों को में जल उपयोग को पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए जल के प्रयोग के उपयोग हेतु निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। जल उपयोगकर्ता अपने WRC को खुले बाजार में बेच सकती है। इससे अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरे जल उपयोगकर्ता खुले बाजार से WRC को खरीद सकते हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान है। आप जानते हैं कि वाटर ट्रेडिंग के चलते औपचारिक अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो इसके संदर्भ में देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रमुख पॉइंट है। इसमें पहला आता है जैसे बढ़ते जल के अंतर्गत 40% शहरी अपशिष्ट जल का ही उपचार किया जा सकता है। दूसरा आता है जल का असमान उपलब्धता होना, कि भारत में वार्षिक या क्षेत्रीय स्तर पर जल की उपलब्धता में काफ़ी अंतर देखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में वर्ष के 4 महीने के दौरान 80% से अधिक वर्षा जल होते हैं। जल प्रबंधन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के संदर्भ में देखते हैं कि 2002 से 2022 में राष्ट्रीय जल नीति के जल प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू करने और सार्वजनिक निधि भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया। बढ़ता जल प्रदूषण के संदर्भ में देखें कि बढ़ते जल प्रदूषण के संदर्भ में कृषि अपशिष्ट अपवाह सहित जल अपशिष्ट जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण रहा है। यह मानव तथा पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट जल की लगभग 80% अधिक मात्रा जल निकायों में बिना उपचार के ही छोड़ दी जाती है। जल की कमी से निपटने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार जल संकट से प्रभावित लोगों की संख्या एशिया में सर्वाधिक रही है और एशिया में विशेष रूप से पूर्वोत्तर चीन, साथ ही भारत जल संकट में सबसे अधिक प्रभावित रहा है। भारतीय कृषि में जल उपयोग की दक्षता को कम करना होना, कि भूजल निकास का लगभग 89% हिस्सा सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। गौरतलब है कि सिंचाई हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले जल का 60% से अधिक हिस्सा धान, गन्ना, गेहूं जैसी फसलों का सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। इसलिए कृषिगत उत्पादों को निर्यात करने में भारत जल का एक वर्चुअल नेटवर्क नेट एक्सपोर्टर भी बना हुआ है। अब आता है क्या आप जानते हैं कि लोगों द्वारा खरीदे या उपभोग किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं को में प्रयुक्त लेकिन ना दिखने वाले जल को वर्चुअल वाटर कहा जाता है। तो वर्चुअल वाटर किसे कहा जाता है? जहां लोगों द्वारा खरीदे या उपभोग किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं में प्रयुक्त लेकिन ना दिखने वाले जल को वर्चुअल वाटर कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये वर्चुअल वाटर के संदर्भ में है। अब ये हमने जल के पुनः उपयोग की आवश्यकता क्यों है, इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट को देखा। चलिए तो आप जानते हैं इसके आगे के पॉइंट में कुछ चुनौतियों के बारे में, कि इसके अंतर्गत क्या क्या चुनौतियां आती हैं। चुनौतियों में संदर्भ में पहली चुनौती आती है कि मूल्य का निर्धारण होना। अपशिष्ट जल का उपचार करने और उसे खेतों या औद्योगिक इकाइयों में उपभोग हेतु भेजने के लिए धन खर्च होता है। इसलिए इसे लगभग मुफ्त या लगभग शून्य लागत पर उपलब्ध ताजे जल के सामने इसको प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो सकती है। और इसके अलावा ताजा जल मुफ्त में लगभग शून्य लागत पर भी उपलब्ध हो जाता है। फिर आता है भंडारण के संदर्भ में। अपशिष्ट जल निरंतर उत्पन्न होता रहता है, इसलिए इसका उपचार भी निरंतर करना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं होता है कि उपचारित जल अपशिष्ट जल की मांग पूरे वर्ष में एक समान बनी रहे। इसके संदर्भ में अब आता है इसमें अन्य चुनौती के संदर्भ में देखें कि अन्य चुनौती में आता है कि जैसे मांग का पता लगाना या सृजन करना। इसमें अपचारित जल अपशिष्ट को जल के व्यापार को बनाने के लिए मांग को बनाए रखना आवश्यक होता है। इसमें सुनिश्चित आपूर्ति का होना, जैसे संयंत्र का रखरखाव, सीवेज नेटवर्क में व्यवधान तथा इनलेट सीवेज या औपचारिक सीवेज में गुणवत्ता की समस्या, वितरण नेटवर्क में व्यवधान आदि से आपूर्ति बाधित हो जाती है। तथा मूलभूत मानवाधिकार के रूप में जल के संदर्भ में कि भारत में जल को ना तो एक वस्तु माना जाता है, ना ही इसे महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जल की उपलब्धता मानव के लिए एक मूलभूत अधिकार के रूप में माना जाता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान है। अब आगे की राय में देखते हैं कि आगे की राय के संदर्भ में देखते हैं। इसमें पहला आता है कि जल के आवंटन और औपचारिक अपशिष्ट जल का मूल्य निर्धारण करना। इसके संदर्भ में
इसके संदर्भ में जल के आवंटन और औपचारिक अपशिष्ट जल का मूल्य निर्धारण एक वैधानिक शक्तियों तथा स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का अब गठन किया जाना चाहिए। वर्तमान में भारत में 12 राज्यों में IRA के गठन के लिए कानून बनाए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर IRA की सिंचाई क्षेत्र से जुड़े जल शुल्क विनिमय की हुई शक्ति दी गई है। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को विकसित और इसमें हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। पुनः उपयोग संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा WRC के क्रेडिट और मूल्य के साथ उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। औद्योगिक समूहों, नगर पालिकाओं, नगरवास इकाइयों, कृषि भूमि और पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पहचान की जानी चाहिए ताकि उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जा सके। पुनः उपयोग के लिए साइट विशिष्ट योजनाओं को तैयार करना चाहिए, जिसमें प्रारंभिक योजना बनाने के लिए GIS उपकरण का उपयोग किया जा सकता है और इसके अलावा उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग संबंधी सामाजिक अस्वीकृति को दूर करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। निगरानी तंत्र के संदर्भ में कि IRA की देखरेख में नियमित निगरानी तंत्र तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्थापना की जानी चाहिए। जल तटस्थता की दिशा कम करना, जिसमें तटस्थता की अवधारणा इस तथ्य की वकालत करती है कि नए विकास के बाद जल की कुल मांग उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले थी और जल की कुल मांग उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले थी, जिसमें जल के पुनः उपयोग तथा उपयोग को बढ़ावा देने में जल तटस्थता प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। यह इसके प्रमुख प्रावधान आगे के लिए हो सकते हैं। अब आता है कि वाटर ट्रेडिंग से संबंधित अन्य देशों में व्यवस्था के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में देखते हैं कि मर्रे डार्लिंग जो है वह जो बेसन है वह लागू वाटर ट्रेडिंग सिस्टम जल की कुशल तरीके से उपयोग करने में सर्वोत्तम तरीकों में से एक हुआ है। वाटर ट्रेडिंग से किसानों के जल का अधिक उत्पादक उपयोग करने में सहायता मिली हुई, जिससे संधारणीय जल प्रबंधन को बढ़ावा मिला हुआ है। इसके अंतर्गत दूसरा देश आता है स्पेन, जिसमें वाटर मार्केट एक्सचेंज के जरिए जल की अत्यधिक कमी वाले जल की उपलब्धता में सुधार किया गया है। और तीसरा आता है साउथ अफ्रीका, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतर वाटर फ्रेमवर्क लागू होता है, ऐसे में यहाँ के सिस्टम को दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके संदर्भ में इसके अन्य देशों की कुछ व्यवस्थाएं। फिर आता है फसल विविधीकरण, जिसमें कृषि में जल संकट की समस्या के समाधान के लिए इसके तहत अनाज, दालों, सब्जियों, फली, तिलहन आदि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्र में किसी एक फसल की खेती करने की कई फसलों की खेती की जाती है, जिसमें इसका उद्देश्य जल संरक्षण के साथ साथ मृदा के स्वास्थ्य में सुधार, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य बेहतर संतुलन को बनाए रखना है। इस संदर्भ में किए गए कुछ अन्य उपाय भी हैं, जिसमें पहला आता है फसल विविधीकरण कार्यक्रम के बारे में। यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उपयोजना है। इस योजना को हरित क्रांति वाले मुख्य राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य इन राज्यों में धान की खेती के बजाय अन्य प्रासंगिक फसलों की खेती को भी बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत दूसरा आता है जैसे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के जरिए तिलहन उत्पादन के दिशा में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए भी कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके अंतर्गत जिसमें किसानों को अपनी खेती में के बिना किसी खेती के छोड़ने या धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। धान की सीधी बुआई को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसमें DSR एक ऐसी विधि होती है जिसमें धान रोपाई की पारंपरिक तरीकों की तुलना में जल की कम खपत होती है। इसके महत्व को देखें कि इसके महत्व में सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा में इन पहलों को 2022 में खरीफ फसली मौसम के दौरान 72,000 एकड़ भूमि को DSR के तहत शामिल किया गया है, जिसमें 31,500 करोड़ लीटर जल की बचत हुई है। इसमें धान हरियाणा और पंजाब की मूल फसल नहीं है और एक फसल की खेती करने में मिट्टी की उर्वरकता और उसकी संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी चिंताओं को देखें, यह किसानों की आय, भारत की खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में किसान को होने वाला निवल लाभ उन्हें मक्के की बजाय धान की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फसल विविधीकरण के लाभों के बारे में किसानों को भी जागरूकता का अभाव बना हुआ है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख महत्व एवं चिंताएं हैं। अब जानते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि हाल ही में क्यों चर्चा में रहा कि हाल ही में संसद ने तटीय जल कृषि प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया हुआ है।
इसके जरिए जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन किया जाएगा। इसकी पृष्ठभूमि को देखें कि यह तटीय क्षेत्रों में तटीय जल कृषि से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से तटीय जल कृषि प्राधिकरण की स्थापना हेतु तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 को पारित किया गया। इस प्राधिकरण का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में तटीय जल कृषि के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है और तटीय पर्यावरण की रक्षा करना है। अब आता है तटीय जल कृषि के संदर्भ में तटीय जल कृषि। इसके तहत तटीय क्षेत्रों में अंतर्गत तालों, बाड़ों तथा अन्य जलीय निकायों में नियंत्रित दशाओं में लवड़ी और खारे जल में श्रिम्प, झींगा, मछली या किसी अन्य जलीय जीव का पालन किया जाता है और इसमें ताजे जल से होने वाले जल कृषि में शामिल नहीं होती है। यह तटीय विनियामकी क्षेत्र के भीतर और इसके तटीय जल कृषि के निरंतर संचालन की सुविधा प्रदान करता है और इसमें अपंजीकृत फार्म या प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थापित फार्म्स पर दंड लगाने का प्रावधान किया गया। 2005 में श्रिम्प पालन की मुख्य तटीय जल कृषि गतिविधि थी, जिसमें तटीय जल कृषि के पर्यावरण अनुकूल कई तरीके या कई रूप सामने आए हुए थे। इसमें अधिकांश तटीय विनियामकीय क्षेत्रों के भीतर या तटीय क्षेत्रों में संचालित किया जा सकता था। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख कारण है। अब आता है कि अब इसके संदर्भ में एक देखते हैं कि सबसे पहले इसके एक डेटा बैंक को देख लेते हैं कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है और 2013 से 2023 के बीच भारत का समुद्री आधारित खाद्य पदार्थों का निर्यात दोगुना हो गया है। समुद्र आधारित खाद्य पदार्थों के निर्यात में फ्रोजन झींगा शीर्ष पर स्थान पर बरकरार है और यूएसए समुद्र आधारित भारतीय खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा आयातक और इसके बाद चीन और यूरोपीय संघ का स्थान आता है। अब जानते हैं तटीय विनियामकी अधिसूचना 2019 के बारे में। इस अधिसूचना के अनुसार कुल तटीय क्षेत्रों में सीआरजेड घोषित किया गया और सीआरजेड के भीतर उद्योगों की स्थापना, उद्योगों का विस्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही सीआरजेड के भीतर अन्य विकासात्मक गतिविधियों परियोजनाओं को अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार विनियमित या संचालित किया जाएगा। इस अधिसूचना में तटीय क्षेत्रों में अलग अलग श्रेणियों में नो डेवलपमेंट जोन का प्रावधान किया गया और इसका उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्र में अतिक्रमण, अपरदन, अनुचित कब्जे को रोकना है। सीआरजेड अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी की गई है। इसके संदर्भ में अब जानते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में। यह अधिनियम तटीय जल कृषि की परिभाषा को व्यापक करना होता है, व्यापक बनाना है और इसके तहत तटीय जल कृषि की सभी गतिविधियों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। इससे फार्म्स और तटीय जल कृषि के अन्य प्रकारों के बीच मौजूद अस्पष्टता को दूर किया गया। तटीय जल कृषि के नए प्रकार जैसे केज कल्चर, सीवीड कृषि, वाल्व कल्चर और सजावटी उद्देश्य के समुद्री मत्स्य कृषि, मोती सीप की कृषि को बढ़ावा दिया गया है। तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया पंजीकरण मान्य होगा और इसे सीआरजेड अधिसूचना के तहत भी वैध माना जाएगा। तटीय जल कृषि प्राधिकरण के अन्य कार्य में देखें कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण के लिए इनपुट्स और उसमें होने वाले बहिर्स्राव के लिए मानक तय किया गया है। पर्यावरण के नजरिए से हानिकारक इनपुट्स के उपयोग पर रोक लगाना है और इकाइयों तथा इनपुट्स या उत्सर्जन की निगरानी और उनका विनिमय भी करना है। अवैध तटीय जल कृषि को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसके लिए अब जुर्माने का प्रावधान किया गया। सीआरजेड क्षेत्रों में कुछ अनिश्चित जल कृषि गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिसमें अधिनियम सक्रिय खाड़ी, नदियों या पश्च जल के बफर जोन और समुद्र में एनडीजी में हैचरी, न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों, ब्रूड स्टॉक बहुगुणन केंद्रों को स्थापित करने की अनुमति दी हुई और इसके तहत तटीय जल कृषि में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एंटीबायोटिक दवाओं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस के उपयोग करने पर रोक लगाई गई है। जैव विविधता को बढ़ावा देने के संदर्भ में देखें कि इसमें तहत निम्नलिखित उपायों को अपनाने की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह तटीय जल कृषि के भीतर होने वाले हानिकारक सजीवों का प्ररोग और प्रसार के जोखिम का विश्लेषण, नियंत्रण, रोकथाम करने के लिए उपाय करना है तथा तटीय जल कृषि इकाई के भीतर संक्रामक लोगों के फैलने के लिए भी जोखिम को कम करना है। इसके अंतर्गत इसके प्रमुख पॉइंट है। अब आता है कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम के महत्व के बारे में देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि तटीय क्षेत्रों के संधारणीय विकास के संदर्भ में यह उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात पहचान में क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। दूसरा आता है प्राधिकरण को शक्ति देने के संदर्भ में यह
प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत सहित तटीय जल कृषि से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने और पर्यावरण संबंधी नियमों को पालन करने को सुनिश्चित करने का अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। व्यापार करने में सुगमता में संदर्भ में किया अधिनियम कई अपराधों को अपराध के दायरे से बाहर करता है। यह लाखों तटीय जल कृषि करने वाले लघु सीमांत किसानों के लिए अलग अलग एजेंसियों में CRZ संबंधी मंजूरी लेने को अनिवार्यता को समाप्त करता है। पर्यावरण अनुकूल नई तटीय जल कृषि को बढ़ावा मिलता है। यह केज कल्चर, सीवेड की कृषि को आदि को बढ़ावा देता है। रोजगार सृजन के संदर्भ में यह तटीय क्षेत्रों में रहने वाली मछुआरा समुदायों में विशेषकर महिला मछुआरों के लिए रोजगार पैदा करने का अवसर भी देने में मदद करता है। अब आता है कि इसके संदर्भ में देखते हैं कि जलीय कृषि के बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकार के द्वारा पहले स्टार्ट की गई है, जिसके अंतर्गत पहली पहल आती है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में इसको बढ़ावा देने के लिए 1972 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया। नीली क्रांति के संदर्भ में देखें कि भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा दिया गया है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसे अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि गतिविधियों में तेजी एवं जैव विविधता लाने के लिए शुरू किया गया। इसमें प्रजातियों के विविधीकरण और नई प्रजातियों के उपयोग में लाने पर भी जोर दिया गया। इसके संदर्भ में इसमें सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें हैं। अब जानते हैं अधिनियम से जुड़े संबंधित मुद्दों के बारे में और इसके निष्कर्ष को समझते हैं। इसके संबंधी कुछ मुद्दे हैं, जिसमें पहला आता है कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा अप्रभावी कार्य करना। कि क्या की एक रिपोर्ट के अनुसार तटीय जल कृषि प्राधिकरण पहले ही अपने कार्यों को कम करने के लिए कुशल जनशक्ति, बुनियादी सुविधाओं की कमी करना सामना कर रहा है। गहन तटीय जल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे भूमि, कुओं का लवणीकरण और बाढ़ के दौरान जल निकासी में बाधा भी उत्पन्न होती है। इसके निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2023 में तटीय जल कृषि को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए भारत दुनिया भर में समुद्री जल उत्पाद का एक प्रमुख निर्यातक बनाने की दिशा में एक उचित कदम साबित हो सकता है। ऐसे में हमें जल कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना और ऐसी गतिविधियों में होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम करने के बीच में संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख निष्कर्ष के पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, या नेक्स्ट टॉपिक आता है कृषि वानिकी के संदर्भ में। कृषि वानिकी के संदर्भ में कि हाल ही में केंद्र ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक फैक्ट शीट जारी की हुई है। यह फैक्ट शीट जो है वह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गई। तो अब जानते हैं कि भारतीय वानिकी और शिक्षा परिषद होती क्या है और इसके अंतर्गत क्या यह रिपोर्ट किस तरीके से जारी की जाती है। अब जानते हैं कि यह जो वानिकी परिषद है, जिसे ICFRE शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद है। इसका उद्देश्य देश के वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार आवश्यकताओं की देखरेख हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है और इसके संगठन में इसमें देश के अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित 9 क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान और 5 केंद्र शामिल है और इसका जो मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। चलिए तो जानते हैं इसमें जो कृषि वानिकी के संदर्भ में इसके अन्य संबंधित तथ्यों में देखते हैं। पहला आता है अन्य फैक्ट में देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है एक फैक्ट शीट में बांस सहित 36 अलग अलग प्रजातियों की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को शामिल किया जाता है, जिसमें कृषि वानिकी प्रणालियों और घरेलू बगीचों को उगाया जाता है। इसमें 36 प्रजातियों के ल्यूकोसेफला या सुबाबुल या ल्यूकेलिप्टिस की अलग अलग प्रजातियां शामिल होती हैं। IUCN के डेटाबेस के अनुसार सुबाबुल एक आक्रामक प्रजाति होती है जिसे 20 से अधिक देशों में खरपतवार के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। यूकेलिप्टिक एक जो होता है वह एक गहन प्रजाति होती है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख तथ्य हैं। अब जानते हैं कृषि वानिकी के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत यह पूरा डेटा दिया गया है। जिसमें कृषि वानिकी को जाने तो कृषि वानिकी के तहत भूमि के निर्धारित हिस्से पर कृषि और वृक्षारोपण के कार्य को एक साथ किया जाता है। कृषि और वानिकी दोनों के में परस्पर निर्भरता होती है और यहाँ पर परस्पर क्रिया का मतलब होता है कि वे एक दूसरे के बिना पूरी तरह से नहीं चल सकते हैं। कृषि वानिकी के घटक के संदर्भ में देखें कि इसमें फसल, वृक्ष और पशुधन शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? फसल भी शामिल होती है, वृक्ष भी शामिल होते हैं और पशुधन इसके अंतर्गत कृषि वानिकी के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं कृषि वानिकी की प्रणालियों के बारे में कि कृषि वानिकी की प्रणालियों में इसमें शामिल घटकों के आधार पर इसे निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया। एग्री सिल्वीकल्चर जो फसल एवं वृक्ष से संबंधित होती है। दूसरी आती है सिल्वो पोस्टल जो चारागाह या पशुधन और वृक्ष के अंतर्गत आती है। तीसरी आती है एग्रो सिल्वो पास्टोरल जो फसल, पशुधन और वृक्ष के संदर्भ में होती है।
अब आता है कृषि वानिकी प्रणाली के लाभ में देखें कि जिसमें पहला आता है उत्पादकता। इससे संबंधित वस्तुओं के उत्पादन और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरा आता है संधारणीयता, यह उत्पादन क्षमता को स्थायी बनाए रखने में मदद करती है। तीसरा आता है अनुकूलन, इससे पहले तय कृषि वानिकी गतिविधियां भी संपन्न होती हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख अपेक्षित लाभ होते हैं। अब आता है कि इसकी शब्दावलियों को जानेंगे, जिसमें कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि यह जो जलवायु क्षेत्र होता है वह व्यापकता एक रूपता वाला क्षेत्र होता है, जहां ऐसा क्षेत्र कुछ निर्धारित फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होता है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खाद्य, फाइबर, चारा और ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करना होता है। इसके संदर्भ में अब आता है कि कृषि वानिकी के महत्व को देखें कि कृषि वानिकी के महत्व के संदर्भ में पहला महत्व आता है कृषि से लाभ होना, कि प्रति इकाई भूमि में वृक्ष, फसल और पशुधन का संयुक्त उत्पादन किसी अन्य एकल घटक में संयुक्त उत्पादन से अधिक होता है। दूसरा आता है संसाधनों की संकीर्णता के संदर्भ में कि यह निम्नलिखित के जरिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और रक्षा में सहायक करता है, प्रदूषण को कम करता है, मृदा अपरदन में कमी करता है, वन्यजीव पर्यावास के निर्माण करके। इनपुट लागत में कमी के संदर्भ में निम्नलिखित के उपयोग में इनपुट लागत में कमी आती है, जिसमें पहला आता है कि वृक्ष की पत्तियों को सड़ने में निर्मित खाद का होना, फलवार के रूप में वृक्ष के उपयोग से तथा वृक्षों से प्राप्त जैव कीटनाशकों के प्रयोग से होता है। जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में देखें कि यह किसी भूखंड पर संयुक्त रूप से वृक्षारोपण, फसल उगाने और पशुधन संबंधी गतिविधियों को संपन्न करने के लिए एक अत्यधिक विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। इसमें कई प्रजातियों को आश्रय भी प्राप्त होता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है, मतलब महत्व है। अब जानते हैं कि कृषि वानिकी के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, उसकी चुनौतियों के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि बीज की उन्नत किस्मों की कमी होना। दूसरा आता है फसलों के उत्पादन में वृक्षों का नकारात्मक प्रभाव होना। तीसरा आता है कि अलग अलग कृषि जलवायु की क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कृषि वानिकी मॉडल को लेकर अपर्याप्त अनुसंधान होना। और चौथा आता है कि वृक्ष बहुत समय तक तैयार या काटने योग्य होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश पर रिटर्न मिलने में देरी होती है। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख चुनौतियाँ एवं इम्पोर्टेंस है। अब आता है कि कृषि वानिकी को बेहतर बनाने की दिशा में कुछ कार्य किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी के नए मॉडल विकसित किए जाने चाहिए। दूसरा आता है कि किसानों और अन्य उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित रूप पर सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरा आता है अनुसंधान एवं विकास के संदर्भ में कि अलग अलग कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बृहद कृषि वानिकी मॉडल बनाने हेतु संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाजार तक किसानों की पहुंच सुधार होना चाहिए, प्रभाव का आकलन करना चाहिए, अतिरिक्त सेवाएं होनी चाहिए, जिससे अनुसंधान संसाधनों और उद्योगों की सहायता से किसानों तक तकनीकी ज्ञान की पहुंच में सुधार किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान हो सकते हैं। आगे के लिए बेहतर इस कृषि वानिकी को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। अब आता है कि कृषि वानिकी के लिए सरकार के द्वारा कुछ पहलें स्टार्ट हुई। इन पहलों के बारे में जानते हैं। पहली आती है कृषि वानिकी पर उप मिशन मोड या हर मेड़ पर पेड़ योजना के बारे में। इसे खेतों में फसलों के साथ साथ वृक्षारोपण करने में बढ़ावा देने के लिए 2016 से 17 में शुरू किया गया। दूसरा आता है एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत। इसमें बागवानी के समग्र विकास के लिए 2014 से 2015 में लागू किया जाएगा। इसमें फलों, सब्जियों, मशरूम, मसालों आदि की खेती भी शामिल है। तीसरा आता है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 के बारे में। इसमें फसल और पशुधन के साथ पूरक एकीकृत तरीके से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित तथा विस्तारित करने हेतु शुरू किया गया। और चौथा आता है कि वृक्ष प्रजातियों को कटाई और ट्रांजिट रूल्स से छूट दी जाएगी। साथ ही बांस के बड़े पैमाने पर खेती को संभव बनाने के लिए बांस को वन उपज की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसके संदर्भ में कुछ कृषि वानिकी से रिलेटेड सरकार द्वारा जो पहले स्टार्ट हुई है उसके संदर्भ में। अब आता है संपीड़ित बायोगैस के बारे में। संपीड़ित बायोगैस सुर्खियों में क्यों रही है, इसके संदर्भ में इसके बारे में जानते हैं तथा इसके महत्व को भी जानते हैं। अब जानते हैं कि संपीड़ित जो बायोगैस है उसके सुर्खियों में क्यों रही कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पिछले साल CBG या सतत SATAT के कार्यान्वयन की समीक्षा की विषय पर एक रिपोर्ट सौंपी हुई थी। अब इस समिति में अपनी रिपोर्ट पर की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा कुछ कदम उठाने पर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। पहले नंबर तो जानते हैं कि किफ़ायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प जो सतत बना हुआ है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो आरंभ हुआ था वह 2018 में किया गया था।
इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जो है वह सीबीजी उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि सीबीजी उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करना तथा वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए वाहन जार में सीबीजी उपलब्ध कराना है। बायोगैस का उत्पादन प्राकृतिक रूप से बायोमास के अवायवी के अपघटन से किया जाता है और बायोमास में कृषि अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, गन्ना, प्रेस मड आदि शामिल होते हैं। सीबीजी बायोगैस के शुद्धिकरण और संपीड़न से प्राप्त होता है। इसमें मीथेन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसका कैलोरी मान उच्च होता है। सीबीजी के अन्य घटकों में शामिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्द्रता इसमें शामिल होती है। और इसके अंतर्गत जो नोडल मंत्रालय कार्य करता है वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हमने इसके बारे में जाना, इसके स्थापना के संदर्भ में जाना, इसके उद्देश्यों को जाना, तो इसके सब पहले साथ में इसके महत्व को भी जानते हैं कि यह स्वच्छ और किफ़ायती ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह पंचरामित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। एनर्जी बास्केट में विविधता लाने में सहायक होता है। उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है। कच्चे तेल संबंधी आयात निर्भरता में भी कमी करता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख महत्व है। अब आता है कि कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं कि इसके कार्यान्वयन से जुड़ी पहली चुनौती आती है शासन संबंधी मुद्दे होना, कि यह नगर निकायों की सीमित तकनीकी क्षमताएं कार्यान्वयन की दिशा में बाधक के रूप में कार्य करती हैं। कई प्रकार की बिनाई की मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसमें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MOPAG, PNG मतलब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में यह मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालय शामिल होते हैं। इस वजह से उद्यमियों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके संदर्भ में कुछ चुनौतियां हैं और भी पॉइंट चुनौतियों के संदर्भ में देखें कि यह नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन में प्रदान करने जाने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता को अप्रैल 2021 के अंत शुरू किया गया है। अपस्ट्रीम ऑयल PSU को घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन कार्य दिए जाने के बावजूद सीबीजी परियोजना को स्थापित करने में ऑयल PSU रुचि नहीं दिखा रहे हैं। गैर विनियमित बायोमास आपूर्ति श्रृंखला का होना कि यह कृषि फीड भी एकत्रित करने के लिए 30 से 40 दिनों के भीतर समय सीमा होती है और फीड स्टॉक की कीमतों में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को उसके संग्रह वाली जगह पर अलग अलग करने की प्रणाली अकुशल होती है और इस वजह से बायोगैस उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। वितरण संबंधी चुनौतियों में देखते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस और सीबीजी की अलग अलग कर संरचना की वजह से सिटी गैस वितरण नेटवर्क के साथ सीबीजी को जोड़ने की समस्या आती है कि बाजार किण्वित जैविक खाद का कोई खरीदार नहीं होने से कंपनियों में इस क्षेत्र में रुचि कम होती है, क्योंकि सीबीजी कंपनियों का 15 से 20% राजस्व इसी पर निर्भर होता है। उपलब्ध सीएनजी वाहनों की संख्या कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बायो सीएनजी की उपभोक्ता नहीं के बराबर होती है और सीबीजी परियोजनाओं में अपेक्षा इसमें कार्यान्वित नहीं किया जाता और अब तक केवल 40 सीबीजी संयंत्र इसमें स्थापित किए गए हैं। इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। अब जानते हैं सतत के तहत प्रमुख लक्ष्यों के बारे में। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, कि कितना टारगेट किया गया है। इसके अंतर्गत पहला टारगेट जो किया गया है वह आता है कि 2023 तक 5000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करना है, प्रतिवर्ष 15 MMT सीबीजी उत्पादन करना और तथा इसमें जो नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है कि प्रतिवर्ष 50 MMT जैविक खाद का उत्पादन करना है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख ये पॉइंट हैं। फिर आता है कि भारत के ऊर्जा संबंधी भावी भविष्य के हमारे विजन में 4 स्तंभ हैं, जिसमें ऊर्जा की उपलब्धता, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संधारणीयता और ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करता है। अब आता है कि सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए भारत के अन्य पहलों के संदर्भ में देखते हैं। पहला आता है कि परिवहन के लिए ईंधन के रूप में बायो सीएनजी के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। दूसरा आता है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का उद्देश्य सीबीजी और अन्य जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। तीसरा आता है गोवर्धन योजना के अंतर्गत इसके तहत मवेशियों और जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण योजना के तहत सीबीजी परियोजना को भी शामिल किया गया है। इससे क्षेत्र में कंपनियों को ऋण मिलना आसान हो गया है। और किण्वित जैविक खाद के उर्वरक नियंत्रक आदेश में इसका उद्देश्य कृषि में जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना और सीबीजी संयंत्रों के ठोस एवं तरल उप उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करना है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बायोगैस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैव ऊर्जा के अन्य पहलुओं में क्षमता निर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पहले हैं, जिसमें भारत की अन्य पहले हैं जो सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई हैं।
चलिए तो जानते हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड टॉपिक फिनिश ही है। अब जानते हैं इसकी आगे की राय में कि इसको और बेहतर तरीके से समन्वित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। कि जैसे पहला तो एक समन्वय तंत्र का होना, जो कि कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठकों को आयोजित करेगा। दूसरा आता है वित्तीय सहायता का होना, जिसमें सीबीजी के संयंत्रों में कैंपेक्स आधारित सब्सिडी के जगह उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों के परामर्श से सभी जैव ईंधन और स्वच्छता ऊर्जाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। सीबीजी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए बायोफ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड क्रेडिट गारंटी फंड का गठन किया जाना चाहिए। सीबीजी परियोजनाओं की सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने के लिए पाइपलाइन अवसंरचना के विकास को भी वित्त पोषित किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में प्रमुख पॉइंट है। अब जानते हैं कि गवर्नेंस में सुधार के संदर्भ में क्या आगे की राय हो सकती है, जिसमें पहला होता है कि सब्सिडी के वितरण में सिंगल विंडो मंजूरी की सुविधा प्रदान कर बेनामी मंजूरियों को सरल और डिजिटलीकृत किया जाना चाहिए। नगर पालिकाओं में अपशिष्टों के प्रकार के आधार पर उन्हें अलग तरीके से शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण को बल देना चाहिए, जिससे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को अपनाया जा सके। स्थानीय वायु एनर्जी उद्योगों के लिए किफायती कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु कृषि बायोमास के निर्यात को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए। और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में फीडबैक की गुणवत्ता विश्लेषण करने, वाहन ट्रैकिंग आदि को सक्षम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेंसर का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे उन्नत बायोमास आपूर्ति श्रृंखला को स्थापना करने में मदद मिलती है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्वारीय ऊर्जा के बारे में कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है। ज्वारीय ऊर्जा सुर्खियों में क्यों रही। हाल ही में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में ज्वारीय ऊर्जा विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई है। अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखें कि महासागरीय ऊर्जा के 3 प्रमुख प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है तरंग ऊर्जा, दूसरा आता है ज्वारीय ऊर्जा, तीसरी आती है महासागरीय तापीय ऊर्जा। समिति ने कहा है कि भारत में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा का अनुमानित ऊर्जा जो है वह 12,455 जो ज्वारीय ऊर्जा है, और जो तरंग ऊर्जा है वह 41,300 मेगावाट है। यह निम्न मध्य ज्वारीय तरंग ऊर्जा क्षमता वाले संभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित है, जिसमें खंबात की खाड़ी, कच्चे की खाड़ी और गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र आता है। दूसरा आता है पाक की खाड़ी में तमिलनाडु में मन्नार चैनल, और तीसरा आता है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिण हल्दिया और सुंदरबन आते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा क्षमता को अब तक पूरी तरह से आकलन नहीं किया जा सका है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख तथ्य हैं। अब आता है महासागरीय ऊर्जा के अन्य प्रकार में देखते हैं। पहला आता है कि तरंग ऊर्जा के संदर्भ में किया है समुद्र की ऊपरी सतह पर वायु की गतिज ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न होती है। इसके तहत समुद्र तटों महासागरों में उपस्थित तरंगों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। महासागरीय धाराएं ऊर्जा के संदर्भ में महासागरीय जल के परिसंचरण में उत्पन्न होती है। महासागरीय तापीय ऊर्जा उत्पादन में यह महासागर की ऊपरी और निचली परतों के बीच तापमान के अंतर को परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। लवण प्रवणता के संदर्भ में यह नदी के मुहाने पर मीठे और समुद्री जल के बीच लवणता स्तर के अंतर को परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। अब इसकी चुनौतियों को देखते हैं कि इसकी क्या क्या चुनौतियां। पहला चुनौती यही तो आती है कि विनिर्माण के सीमित विस्तार के कारण टरबाइन की पूरी दक्षता हासिल नहीं की जा सकती, साथ ही यह उपकरण लागत भी अधिक बनी हुई है। इसके संदर्भ में पहली चुनौती है। दूसरी आती है कि अप्रत्याशित पर्यावरणीय स्थितियां और महासागरीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्यान्वयन अनुभव का न होना बड़ी चुनौतियों में से एक है। क्षय या संक्षारण के संदर्भ में यह खारा जल अत्यधिक क्षयकारी होता है। इसमें क्षयकारी प्रभाव को दूर करने के लिए उपकरण के डिजाइन, निर्माण और स्थापना में अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। जैव संदूषण के संदर्भ में यह समुद्र में लगाए गए उपकरणों के गतिशील हिस्सों में लघु आकार के जैव और पादप फंस जाते हैं। इससे उपकरण काम करना बंद करते हैं। इसमें हमेशा रखरखाव की जरूरत पड़ जाती है और यह प्रक्रिया अत्यधिक महंगी साबित हो सकती है। वित्तीय के संदर्भ में देखें कि यह कोयला आधारित पारंपरिक ताप संयंत्रों की तुलना में इसके संचालन में अत्यधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है, तथा महासागरीय ऊर्जा के उपकरणों की आरंभिक लागत भी अधिक होती है। पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में देखें कि इसके संदर्भ में यह सागरीय जल के किनारे पर निरंतर प्रवाह के कम होने, अपरदन के बढ़ने से तटीय क्षेत्र की वनस्पति आवरण और पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित हो सकता है। लगाए गए उपकरणों, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ध्वनि प्रभाव की वजह से पक्षियों की आवाजाही प्रभावित होती है, जिससे समुद्री प्रजातियों की समृद्धि प्रणाली में बाधा उत्पन्न हो सकती है इत्यादि इसके संदर्भ में प्रमुख चुनौतियां हैं।
अब चलिए तो अब जानते हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में कि टाइडल एनर्जी होती ही क्या है, जिसमें अभी तक हमने 3 तरीके की ऊर्जाओं के संदर्भ में पढ़ा हुआ था और जिसमें प्रमुख तौर पर ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा। अब ज्वारीय ऊर्जा के संदर्भ में सबसे पहले जानते हैं कि यह किस तरीके से वर्क करती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, इनके बारे में विस्तृत में जानते हैं। कि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के कारण प्राकृतिक रूप से ज्वार के बढ़ने और पीछे हटने की क्रिया से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा किसे कहा जाता है? वह ऊर्जा जो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के कारण प्राकृतिक रूप से ज्वार के बढ़ने और पीछे घटने की क्रिया की सहायता से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा के दोहन हेतु संभावित पद्धतियों के 2 रूप होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है ज्वारीय बैराज का होना, दूसरा आता है ज्वारीय धारा टरबाइन का होना। ज्वारीय बैराज के अंतर्गत इसके तहत फ्लड जनरेशन और एफ जनरेशन या संयुक्त रूप से दोनों की ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत पैदा की जाती है। और दूसरा आता है ज्वारीय धारा टरबाइन के संदर्भ में इसके तहत ज्वारीय धारा की यांत्रिक गति की सहायता से टरबाइनों को चलाकर विद्युत पैदा की जाती है। अब आता है कि ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की प्रणाली के संदर्भ में आता है कि इसमें ये महासागरों के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें महासागर में यह ज्वार नदमुख का एक तल दिखाया गया है, जिसमें ये टरबाइन लगा लेता है और ये जलदार होता है, यहाँ पर बैराज बना होता है। यहाँ पर ये उच्च ज्वार का स्तर होता है, यहाँ पर यह ज्वारीय वेशन और ये नीचे वाला जो होता है वह निम्न ज्वार का स्तर होता है। इसी तरीके से एक और दूसरी प्रक्रिया में देखें कि इसमें महासागरों में इसमें जो प्रक्रिया होती है यह यहाँ से जब इसका जो यहाँ जब रिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसमें उच्च ज्वार का स्तर है या निम्न ज्वार का है, जहाँ ज्वारीय बेशन है यहाँ पर एक टरबाइन लगा रहता है, जहाँ से यह यहाँ पर यह जलद्वार भी बना हुआ है, ये बैराज है जिसमें यह महासागरों की ओर यह ऊर्जा जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें इस तरीके से ये प्रक्रिया एक रिवर्सिबल प्रणाली में इधर उधर से होती हुई दिख रही है। अब जानते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा के महत्व के बारे में जानते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा के महत्व को जानें, जिसमें पहला आता है ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा विद्युतीकरण में सहायक, क्योंकि यह सतत अपेक्षित और विश्वसनीय है। दूसरा आता है कि वायु की तुलना में जल की घनत्व अधिक होने के कारण यह पवन ऊर्जा से अधिक दक्ष होती है। तीसरा आता है कि भारत की लंबी तटरेखा का दोहन किया जा सकेगा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और एनर्जी मिक्स ऊर्जा के अलग अलग के विविधीकरण में सहायक होती है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करके जल समन और अनुकूलन सुनिश्चित करने में सहायक होती है। फिर आता है कि यह भारत की 55 प्रतिबद्धता के दौरान या COP26 के दौरान अनुरूपित होती है। आगे की राय में देखते हैं। पहला आता है कि महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों में फिर से आकलन करने चाहिए, जिससे यह व्यवहारिक रूप से प्राप्ति योग्य महासागरीय ऊर्जा के स्रोत पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और आर्थिक रूप से व्यवहारिक और दीर्घकालिक लाभों पर विचार करने के लिए स्थान विशिष्ट ज्वारीय ऊर्जा विकास लागत का आकलन करने की जरूरत होती है। इसके संदर्भ में अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि नमूना या पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा की स्थापना से पहले इसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने में नमूना पायलट परियोजनाएं जरूरी होती हैं। गैर सौर नवीनीकरण खरीद दायित्व के संदर्भ में देखें कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को वाणिज्यिक ज्वारीय परियोजनाओं के विकास को सुनिश्चित करने के लिए गैर सौर RPOs के तहत सागरीय ऊर्जा को शामिल करने के बाद उस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की निगरानी करना। और 2019 में केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया हुआ है कि यह विभिन्न ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा माना जाएगा ऐसी परियोजना में गैर सौर RPO को पूरा करने के लिए पात्र होंगे। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के संदर्भ में कि समुद्री ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिकी सततता का व्यावहारिक आकलन किया जाना चाहिए। वैश्विक अनुभवों उदाहरणों का अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे विशेष रूप से फ्रांस और साउथ कोरिया की 2 परियोजनाएं हैं जो दुनिया में स्थापित ज्वारीय ऊर्जा के लगभग 90% हिस्से के लिए उत्तरदायी होती हैं। वित्त पोषण विकल्पों को जोखिम रहित बनाना चाहिए, जिससे नवीनीकरण क्षेत्र में ऋण के लिए IREDA जैसी नवीनीकरण वित्त पोषण संस्थानों कर भुगतान के लिए कर मुक्त बांड जारी किए जाएंगे और इसके अलावा पुनर्वित्त के लिए सॉफ्ट लोन योजना सुधार किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में प्रमुख पॉइंट है। अब आता है अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत जैसे संक्षिप्त सुर्खियां हैं, जिसमें पहली आती है शहरी नदी प्रबंधन योजना के बारे में। शहरी नदी प्रबंधन योजना के संदर्भ में देखते हैं कि यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर गठित 7 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी हुई है। यह परियोजना है जो नमामि गंगे के तहत नदी शहर गठबंधन का एक हिस्सा है, जिसमें की शुरुआत 2021 में हुई थी। यह जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका लक्ष्य नदी तटीय स्थित शहरों को आपस में जोड़ना, नदी केंद्रीय सतत विकास पर ध्यान देना है।
इस परियोजना को 2 चरणों के तहत लागू किया गया है। इस परियोजना को किस चरणों के तहत लागू किया गया है? इसको 2 चरणों के तहत यह काम करती है, जिसमें यह गंगा नदी बेसिनों के राज्यों में 25 शहरों को कवर करती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आता है। यह किसी अपवाह तंत्र का प्रमुख चैनल और उसकी मुख्य जलधारा होती है, जिसे अन्य छोटी धाराएं या नदियां इसके अंतर्गत शामिल होती है और इसका वित्त पोषण विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब आता है शहरी नदी प्रबंधन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट देखते हैं कि शहरी नदी प्रबंधन इसमें बाढ़कृत मैदानों में होने वाली गतिविधियों को प्रभावी विनिमय सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह सीवेज के प्रवाह, घरेलू अपशिष्ट जल जैसे स्रोतों में होने वाले जल प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण होने वाले अपरदन को रोकने में मदद करेगा तथा यह नदी विनिमय में नदी तटीय क्षेत्रों को परिभाषित करने वाले विशिष्ट भूमि उपयुक्त श्रेणी का कानूनों का प्रभाव होती है तथा धार्मिक प्रथाओं जैसे सामूहिक स्नान, मूर्ति विसर्जन, दाह संस्कार आदि को भी विनियमित करना जरूरी होता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान है जिसके अंतर्गत इसकी आवश्यकता होती है। चलिए तो जानते हैं इसके बारे में कि NMCG के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। दूसरा आता है कि यह राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन शाखा है, जिसमें राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के स्थान पर स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में सीवेज उपचार, नदी तट प्रकाश आदि शामिल होता है। NMCG में 2 स्तरीय प्रबंधन संरचना है, जिसमें शासी परिषद और कार्यकारी समिति शामिल होती है और इसके उद्देश्यों को देखें कि यह नदी बेसिन दृष्टिकोण को अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और कायाकल्प सुनिश्चित करती है। यह गंगा नदी में पारिस्थितिकी प्रभाव की आवश्यक मात्रा को बनाए रखती है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नदी में आवश्यक जल की मात्रा को पारिस्थितिकी प्रवाह कहते हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। अब जानते हैं कि URMPs के द्वारा किए गए उपायों के बारे में कि इसके उपाय में पहला आता है कि नागरिकों में नदी संवेदनशील व्यवहार विकसित करना है। दूसरा आता है पर्यावरण अनुकूलन रिवर फ्रंट परियोजनाओं का विकास करना। तीसरा आता है शहरों में जल स्रोतों और आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करना है। चौथा आता है कि शहरों में नदी में अच्छी गुणवत्ता वाले जल का प्रवाह सुनिश्चित करना और पांचवा आता है कि नदियों में आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना है। अब हमारा नेक्स्ट जो सुर्खी है वो आती है कि फ्लड वॉच व मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वह केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है तथा यह देश में रियल टाइम में बाढ़ की स्थिति और जनता की बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। यह एप्लीकेशन राज्यवार या वेशनवार बाढ़ के पूर्वानुमान की सूचना प्रदान करेगी। इस एप्लीकेशन में सटीक और समय पर बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान जारी करने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय प्रतिरूपण और रियल टाइम निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंतर्गत यह प्रमुख एप्लीकेशन है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पारे पर मिनीमाता अभिसमय के बारे में कि पारे पर मिनीमाता अभिसमय के बारे में जानते हैं कि पारे पर मिनीमाता अभिसमय को जेनेवा में वर्ष 2013 में अपनाया गया था और यह मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए एक विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यह इस अभिसमय का जो नाम है वह जापानी शहर में मिनीमाता पर रखा गया है। यह मिनीमाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाला एक तंत्रिका संबंधी रोग है। यह संधि 2017 में लागू हुई थी और वर्तमान में इसके 144 पक्षकार और 128 हस्ताक्षर करता है और भारत ने 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हुए थे, जिसे 2018 में इसकी पुष्टि हुई थी। हालांकि यह भी पुष्टि 2025 तक पारा आधारित उत्पादों और पारा योगों की संबंधित प्रक्रियाओं में निरंतर उपयोग के लिए लचीलेपन के साथ लाई गई है। अब आता है मिनीमाता अभिसमय में अपने पक्षपात देशों में निम्नलिखित मांग करती है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि शिल्पकारों एवं छोटे स्तर के सोने की खदानों के पारे में इस्तेमाल कम करना, जहां तक संभव हो पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करना है। दूसरा आता है कि कोयले में संचालित विद्युत संयंत्रों तथा औद्योगिक बायलरों आदि से पारे में वायु में उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। फिर आता है कि बैटरी, स्विच, लाइट, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक, दंत मिश्रण जैसे उत्पादों में पारे का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना या कम करना होता है। पारे की आपूर्ति व्यापार में मौजूद समस्याओं को दूर करना है और पारे की सुरक्षित भंडारण या निपटान सुनिश्चित करना है। दूषित पारा स्थलों की समस्या का समाधान करने में रणनीतिक चुनौतियां तैयार करना है तथा पारा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व होता है जो वायु, जल एवं मृदा में पाया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र, थायराइड, लिवर, फेफड़े, प्रतिरक्षा प्रणाली, आँखों, मसूड़ों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव डालती है तथा इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख लोक स्वास्थ्य चिंता वाले शीर्ष 10 रसायनों में से एक माना जाता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख
इम्पोर्टेंस है। अब आता है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के बारे में कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डे को 157 दिनों में 16.7 दिनों का योगदान दिया हुआ है। प्लास्टिक ओवरशूट डे उस दिन को व्यक्त करता है जब उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता को अधिक हो जाती है और यह देश में कुप्रबंधन अपशिष्ट सूचकांक पर आधारित होती है, जिसमें MWI का आशय कुप्रबंधित अपशिष्ट और कुल अपशिष्ट के अनुपात से होता है। भारत के संदर्भ में अन्य प्रमुख निष्कर्ष को देखें कि इसमें अन्य प्रमुख निष्कर्ष के अंतर्गत आता है कि यह भारत में अपशिष्ट स्पंज का एक हिस्सा है। इसका आशय होता है ऐसे देश से है जहाँ प्लास्टिक की खपत से तो कम है, लेकिन यह प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण उच्च स्तर पर होता है। भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति की वार्षिक खपत 5.3 किलोग्राम होती है, जो यह दुनिया की सबसे कम खपत है। MWI भारत में चौथे स्थान पर है, जिसको लेकर कहा गया है कि भारत में उत्पन्न होने वाले कुल अपशिष्ट में 98.55% कुप्रबंधन अर्थात निस्तारण नहीं होता है। इसका कारण होता है कि यह एक एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का सैनिटरी लैंडफिल डंप साइट में निपटान किया जाना है तथा यह टायरों के खिसकने, कपड़ों के रेशों के झड़ने और पेंट आदि से उत्पन्न 30,30,764 टन माइक्रो प्लास्टिक को जल प्रणालियों में छोड़ दिया जाता है। भारत में कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 1.33% भाग आयात में के माध्यम से आता है, जबकि भारत अपने कुल अपशिष्ट का 0.8% निर्यात ही इसके अंतर्गत करती है। इसकी सिफारिशों को देखें कि संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। ऐसे प्लास्टिक जो चक्रीय उपयोग के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। विस्तारित उत्तरदायित्व जैसी अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों में निवेश बढ़ावा देना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख सिफारिशें। अब जानते हैं कि भारत द्वारा की गई सिफारिशों में या पहलों के संदर्भ में पहला आता है कि अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों में 3 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना है। दूसरा आता है कि मिशन लाइफ जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली, और तीसरा आता है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम में सिंगल यूज प्लास्टिक पर आदि पर प्रतिबंधित करना है। इसके संदर्भ में होता है, इसके प्रमुख पॉइंट है। अब जानते हैं अर्थ ओवरशूट डे के बारे में कि 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। यह ओवरशूट डे उस तिथि को चिन्हित करता है जब किसी वर्ष में प्राकृतिक संसाधनों और सेवाओं की मनुष्यों द्वारा मांग और उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनरुत्पादित किए जा सकने वाले पारिस्थितिक संसाधनों की एक एवं सेवाओं में अधिक हो जाती है। इसको 1971 में प्रत्येक वर्ष ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा इसका मापन किया जाता है और इसकी गणना ग्रह की जैव क्षमता को मानव की पारिस्थितिक फुटप्रिंट में भाग करके और 365 से गुणा करके की जाती है। ग्रह की जैव क्षमता पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिक संसाधनों की एक मात्रा होती है तथा भारत के मानव के पारिस्थितिक फुटप्रिंट उस वर्ष के लिए मानव जनित मांग पर आधारित होते हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। अब जानते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में बेलेम घोषणा पत्र के बारे में कि यह क्या होती है। बेलेम घोषणा पत्र यह अमेजन सहयोग संधि संगठन के सदस्य देशों में बेलेम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेलेम जो है वह ब्राजील का एक शहर है जहां पर ACTO एक अंतर सरकारी सामाजिक पर्यावरणीय संगठन होता है और इसका गठन अमेजन सहयोग संधि पर हस्ताक्षरित करके किया जाता है। इसके सदस्य देशों में बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडर, गुआना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला आते हैं और यह बेलेम घोषणा पत्र निर्णय प्रक्रिया में देशज लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करता है। इसमें निर्वनीकरण के खिलाफ अमेजन गठबंधन शुरू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। हालांकि सदस्य देशों में अमेजन वर्षावनों की सुरक्षा के लक्ष्य पर सहमत नहीं हो सके हैं। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख पॉइंट है। आप जानते हैं डेट फॉर नेचर स्वीप के बारे में। डेप्ट फॉर नेचर स्वीप के बारे में यह गैबोन के में समुद्री संरक्षण के लिए डेप्ट फॉर नेचर समझौते के तहत $500 बिलियन पर $500 बिलियन की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत यह जानते हैं कि इस समझौते के तहत विदेशी लेन देन किसी विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश के देनदार की प्रतिबद्धता के बदले उसमें विदेशी ऋण का एक हिस्सा माफ कर सकते हैं या ऋण को पुनः फिर राहत प्रदान कर सकते हैं। यह द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय हो सकता है और इसके महत्व को देखें कि यह सरकारी नीतियों में पर्यावरण के मुद्दे को केंद्र में रखता है, जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन और प्रभावों का समन्वय सुनिश्चित करता है और यह सरकार के लिए राजकोषीय संसाधनों को मुक्त करना आदि इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट होते हैं।
अब आता है कि लाल चंदन की लकड़ी में निर्यात संबंधी नीति के बारे में, कि लाल चंदन की लकड़ी में निर्यात संबंधी नीति के संदर्भ में देखें कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निजी कृषि भूमि में प्राप्त लाल चंदन की लकड़ी की निर्यात संबंधी नीति में संशोधन किया हुआ है। यह नीति विदेशी व्यापार अधिनियम 1992, विदेशी व्यापार नीति 2023 द्वारा प्रदत्त समिति में यह संशोधन जारी करती है। इसके हालिया संशोधन में तमिलनाडु में कृत्रिम रूप से प्रचलित लाल चंदन हेतु वार्षिक निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है। साथ ही वन्य लाल चंदन के लिए शून्य निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है, जिसमें कृत्रिम रूप से प्रचलित लाल चंदन का अर्थ बागानों में उगाए जाने वाले लाल चंदन से होता है। यह विदेशी व्यापार नीति के लिए लाल चंदन आयात प्रतिबंधित है, जबकि इसका निर्यात निषिद्ध किया गया और इसे DGFT ने 2019 में लट्ठे या जड़ों के रूप में लाल चंदन के निर्यात की अनुमति के लिए अपनी निर्यात नीति को संशोधित किया था। और यह अनुमति तभी दी जा सकती थी जब लाल चंदन विशेष रूप से निजी कृषि भूमि में प्राप्त किया गया हो। चलिए तो जानते हैं लाल चंदन के बारे में कि लाल चंदन क्या होता है और इसके संरक्षण की स्थिति को। यह पूर्वी घाट में विशेष प्रकार की जंगलों की स्थानिक प्रजाति होती है, धीमी गति से बढ़ने वाली एक प्रजाति होती है और यह लगभग 25 से 40 वर्षों की परिपक्वता तक प्राप्त होती है। यह अग्निरोधी और सूखा प्रतिरोधी वृक्ष प्रजाति है। इसे स्थानीय रूप से एर्रा चंदनम या रक्त चंदनम के नाम से भी जाना जाता है। इसके चिकित्सीय गुणों के आधार पर यह पूरे एशिया, विशेष रूप से चीन में इसकी मांग बढ़ती है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, औषधीय उत्पादों, लग्जरी फर्नीचर या लकड़ी के शिल्प आदि में किया जाता है। इसके संरक्षण की स्थिति को देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण की लाल सूची इंडेंजर्ड के अंतर्गत आती है। भारत का वन्य जीव अधिनियम 1972 में इस अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया है। वन और वन्य जीवों या वनस्पतियों में संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के लिए परिशिष्ट सेकंड में इस सूची को निर्धारित किया गया। अब आता है हमारा पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है धौलपुर करेली टाइगर रिजर्व के बारे में। चलिए तो जानते हैं इस टाइगर रिजर्व के बारे में। इस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने धौलपुर करोली टाइगर रिजर्व की स्थापना को अंतिम मंजूरी प्रदान की हुई है। यह राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होने वाले DKTR भारत का 54वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। राजस्थान में अन्य टाइगर रिजर्व में जिसमें रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल और रामगढ़ विस्तारी आते हैं। टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार की अधिसूचित करती है, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38B के तहत NTCA की सलाह पर अधिसूचित किया गया है। टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला आता है कोर या क्रिटिकल बाघ पर्यावास, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का दर्जा प्राप्त होता है, और दूसरा आता है बफर या परिधीय क्षेत्र, जहां पर पर्यावास संरक्षण निम्न स्तर का होता है। इसके संदर्भ में आता है। अब जानते हैं कि बाघ संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में, जिसके अंतर्गत शुरू की गई पहलों में आता है कि इसी वर्ष 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत यह प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा WPA के तहत बाघ संरक्षण योजना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की तैयारी करती है। ट्रैफिक भारत में अवैध शिकार रोधी प्रयासों को सुधार करने के लिए सहायता करता है। प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने के संदर्भ में यह मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस होती है, जहाँ बाघों की निगरानी के लिए एक एंड्रॉइड ऐप होता है, जो बाघ संरक्षण के लिए एक ई-बर्ड टेक्नोलॉजी परियोजना, जिसके अंतर्गत यह निगरानी और चौकसी उपकरण के रूप में मानव रहित विमानों का उपयोग किया जाता है। संरक्षण अनुवांशिकी के अंतर्गत इस तकनीक का उपयोग कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघ की मौजूदगी का पता लगाना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और यह अभयारण्य भी अब राजस्थान में स्थित है। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में, कि जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और इसका जो अध्यक्ष होता है वह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसका कार्य अखिल भारतीय स्तर पर बाघों की गणना करना होता है। दूसरा आता है कि टाइगर रिजर्व के संचालन की वार्षिक योजना तैयार करना। तीसरा आता है पर्यटन गतिविधियों के लिए आदर्श मानक तय करना होता है और मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए इसमें उपाय करना होता है। इसके प्रमुख पॉइंट आते हैं। अब आता है कि IUCN की एकीकृत बाघ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम या बाघ कार्यक्रम के बारे में। यह कार्यक्रम चरण 4 के अंतर्गत कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स लॉन्च किया गया है। यह चरण 4 का विस्तार करते हुए अन्य पैंथराइन प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिसमें 2014 में इसे लॉन्च किया गया है। यह आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा समर्पित एक रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र है, जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में योगदान दे रहे हैं और इस रिकवरी प्रोग्राम में 2022 तक प्राकृतिक पर्यावरण में पाए
जाने वाले बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए वैश्विक प्रयास के तहत शुरू किया गया। अब जानते हैं भारत में पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कि भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत में पक्षियों की स्थिति को 2023 के नाम से एक रिपोर्ट शीर्षक जारी किया हुआ। यह रिपोर्ट भारत में प्रमुख पशु जातियों के वितरण क्षेत्र, उनकी आबादी के रुझान और संरक्षण की स्थिति की एक आवधिक मूल्यांकन है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में देखें कि यह व्यावसायिक मोनोकल्चर, बागवानी, शहरीकरण, आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण पक्षी प्रजातियों की संख्या कम हो गई है। लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में सर्वाधिक 50% से अधिक की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। अब प्रमुख पक्षी या उनके पर्यावास क्षेत्र को जानें तो इसमें आती है एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड। यह एंडेंजर्ड के अंतर्गत इंडियन स्कीमर आती है जो गंगा चंबल महानदी, यमुना, सोन नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, और ब्लैक बेडेड टर्न जो चंबल महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी, यमुना के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन वेस्टर्न होती है जो राजस्थान, गुजरात आदि में आती है। बंगाल फ्लोरिकन हिमालय की तराई, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के घास भूमियों में पाई जाती है। बेयर्स पोचार्ड जो होती है जो असम, मणिपुर की आर्द्र भूमियों में पाई जाती है। अब चलिए तो जानते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में, जिसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। इसकी उत्पत्ति इस मंत्रालय के तहत गठित एक स्वायत्त प्राकृतिक संसाधन सेवा संस्थान के रूप में 1982 में की गई थी, और यह है के जो अध्यक्ष होते हैं इसके प्रभारी मंत्री होती है, और इसका कार्य जैव विविधता, एंडेंजर्ड प्रजातियों आदि के संदर्भ में वन्यजीव अनुसंधान संस्थान का संचालन करना होता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट हैं। चलिए तो जानते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की जो स्थापना की गई थी, इसके स्थापना के बारे में पहला इसका पॉइंट आता है कि जो स्थापना 1916 में हुई थी, और इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन देश के वन्यजीवों की विविधता का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया। अब आता है अनन्य संरक्षण पहल के बारे में एक जो रिपोर्ट प्रस्तावित की गई है, इसके बारे में जानते हैं कि यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने अनन्य संरक्षण पहल पर एक रिपोर्ट जारी की हुई है। यह पहल के मुख्य बिंदुओं को देखें कि यह देशज लोगों के पास स्थलीय संरक्षित क्षेत्र में 40% और पारिस्थितिकी रूप से अक्षुण्ण भू क्षेत्रों का 37% हिस्सा कवर करती है। देशज लोगों द्वारा भूमि प्रबंधन करने में, निर्वनीकरण को कम करने में सरकार के प्रयासों के समान और उससे अधिक सफलता मिलती है। जलवायु परिवर्तन समान अनुकूलन वित्त पोषण में 1% से भी कम हिस्सा देशज या स्थानीय समुदायों को प्राप्त होता है। और वर्ष 2021 में आयोजित UNFCCC के COP36 में IPLC के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण का ऊपरी संकल्प किया गया है, जिसमें केवल 7 प्रजातियां ही सीधे IPLC के पास पहुंचती हैं। अब आता है कि ICI के बारे में कि इसकी पृष्ठभूमि को इससे 2012 में या 2022 में GEF के समर्थन में प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च जैव विविधता वाले भू परिदृश्यों, समुद्री परिदृश्यों और पारिदृशिक क्षेत्रों और गैर प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिकी तंत्रों को IPLC के द्वारा प्रबंधन सुनिश्चित करने और बढ़ाने के लिए समर्थन किया जाता है। और इसके 4 प्रमुख घटकों में आता है कि यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय कार्यवाही है। दूसरा आता है कि वैश्विक IPLC का क्षमता निर्माण करना। तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में IPLC का नेतृत्व होना और कार्यवाही के लिए समावेशी संरक्षण ज्ञान इसके अंतर्गत प्रमुख है। इसके 4 घटक है। अब आता है कि समावेशी के लिए संरक्षण के लिए जो पहले स्टार्ट की गई हैं, जिसमें पहली आती है GEF द्वारा प्रस्तावित एक वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स स्थापित किया गया। और इसकी भारत की पहल है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सामुदायिक रिजर्व की स्थापना और पवित्र उपवन को मान्यता प्रदान की गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनवासियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है थारोसॉरस इंडिकस के बारे में। यह एक लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डायक्रेओसिड डायनासोर होता है। भारत के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के जैसलमेर में इसके जीवाश्म खोजे हैं। यह 167 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म है जो डायनासोर की एक नई प्रजाति से संबंधित है, जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात है। और अब तक के सिद्धांतों के अनुसार सबसे प्राचीन डायक्रेओसिड जो जीवाश्म है चीन से प्राप्त हुए हैं, और यह का नाम राजस्थान के थार रेगिस्तान के नाम पर इसका नाम रखा गया है, थारोसॉरस इंडिकस। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि मिथाइलोटू बी माइक्रोबियम ब्यूरेंटेंट 5GB फर्स्ट सी के बारे में।
यह है जो म्यूटेंट होता है यह मिथेनोट्रॉप जीवाणु स्ट्रेन्स है। जो मिथेनोट्रॉप जो मीथेन भक्षी जीव सूक्ष्म जीव होते हैं। लैंडफिल साइट्स धान के खेतों तथा तेल और गैस के कुओं जैसे प्रमुख उत्सर्जक स्थलों से मीथेन को हटाने में सक्षम होता है। इसमें बैक्टीरिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करके 2050 तक 240 मिलियन टन मीथेन को वायुमंडल में उत्सर्जित होने से रोकना होता है। ये बैक्टीरिया मीथेन का उपभोग करने के बाद बायोमास का उत्पादन करते हैं और ये बायोमास को जलीय कृषि में खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। और इनकी अपनी संरचना के कारण यह मीथेन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में प्रति अणु अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और इस वजह से अगले 20 वर्षों में मीथेन उत्सर्जन के लिए वैश्विक तापमान में वृद्धि का प्रभाव CO2 की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक होगा, जिसमें कुल ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगभग 30% ही जिम्मेदार है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जलीय कछुए और स्थलीय कछुए के बारे में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और टर्टल सर्वाइकल एलायंस ने जलीय कछुआ और स्थलीय कछुओं के संरक्षण के लिए परस्पर सहयोग कर रहे हैं। जलीय कछुआ स्थलीय कछुआ दोनों सरीसृप होते हैं। हम जानते हैं कि जलीय कछुओं और स्थलीय कछुओं के बारे में। जलीय कछुए कुछ समय तक या लंबे लगभग पूरे समय तक जल में रहते हैं। सर्वाहारी जीव होते हैं और इनका कवच या आवरण पतले अधिक गतिशील जल गतिशील होते हैं और इनके पैर फ्लिपर के समान झिल्लीदार होते हैं। स्थलीय कछुए भी स्थलीय जीव होते हैं। मरुस्थल से लेकर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं और सामान्यतः शाकाहारी होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं। अब आज जानते हैं फुजीवारा प्रभाव के बारे में कि फुजीवारा प्रभाव क्या है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार जब एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे दो हरिकेन और चक्रवात करीब आते हैं तो वे अपने साझा केंद्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमना शुरू कर देते हैं। दो चक्रवातों के बीच इसकी अंतःक्रिया को फुजीवारा प्रभाव कहा जाता है और यह दुर्लभ उदाहरणों में से यदि दो चक्रवात तीव्र हैं तो वे एक दूसरे के विलीन हो सकते हैं और इससे एक अति विशाल चक्रवात का निर्माण होता है और यह समुद्र तट पर व्यापक विनाश करने में सक्षम होता है। चक्रवातों की विलय की पहली बार पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखा गया था और जब 1964 में टाइफून मैरी और कैथी का विलय हुआ था। फुजीवारा प्रभाव की पहचान में सबसे पहले इसे 1921 में जापान के सकेहेई फुजीवारा में इसकी स्थापना सबसे पहले इसका प्रभाव देखा गया था। यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और धन्यवाद।